Hi everyone, this is निवेदिता साहू and I welcome you all to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम नाउन के केसेस के बारे में जानेंगे। ये नाउन टॉपिक का तीसरा वीडियो है। पिछले 2 सेशंस में हमने देखा कि नाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं, दैट इज़ प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटीरियल। फिर इनको 2 हिस्सों में बांटा गया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में। फिर दूसरे सेशन में हमने ये देखा कि नाउन के जेंडर कौन कौन से होते हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन एंड न्यूटर। मैस्कुलिन में वो नाउन्स आते हैं जो सिर्फ मेल को रिप्रेजेंट करते हैं, फेमिनिन में वो नाउन्स आते हैं जो फीमेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन में ऐसे नाउन्स आएंगे जो मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते होंगे, और न्यूटर में ऐसे नाउन्स जो ना तो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं और ना ही फीमेल को। इसमें आते हैं खास तौर से नॉन लिविंग थिंग्स। इनको डिटेल में जानने के लिए आप हमारी नाउन की काइंड्स और नाउन की जेंडर की वीडियो देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आइए जानते हैं नाउन केसेस क्या होते हैं। केसेस से मतलब है नाउन का सेंटेंस में फंक्शन, मतलब कि वो कर क्या रहा है सेंटेंस में। तो जो केसेस होते हैं वो होते हैं कुछ ये: सब्जेक्टिव, जिसे नॉमिनेटिव भी कहते हैं, ऑब्जेक्टिव, जिसे एक्यूजेटिव भी कहा जाता है। इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट को एक्यूजेटिव और इनडायरेक्ट को डेटिव कहा गया है। फिर होता है हमारा पजेसिव, जिसे जेनेटिव भी कहते हैं, देन वोकेटिव एंड देन एपोजिटिव। नाउन का एक और फंक्शन भी होता है कॉम्प्लीमेंट। जैसे हमने कहा माय ब्रदर इज़ एन इंजीनियर, तो यहाँ पे जो इंजीनियर है वो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा ब्रदर शब्द के लिए। मतलब जब हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बनने का काम करती है तो उसके बाद आते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था पूरक, जो सब्जेक्ट को पूरा कर रही हो। क्योंकि अगर मैं सिर्फ इतना कह दूँ माय ब्रदर इज़, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो उसको पूरा करने के लिए हमने क्या लगाया, एन इंजीनियर। तो वो जो इंजीनियर नाउन है वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जिन्हें भी ये कॉम्प्लीमेंट का कंसेप्ट ना समझ में आया हो वो हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंट्रोडक्शन की सीरीज़ ज़रूर देखें, वहाँ इस कंसेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। वैसे इनके अलावा भी नाउन के और केसेस होते हैं, जैसे कि एब्लेटिव, लोकेटिव और इंस्ट्रूमेंटल। हालांकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन वर्ड्स की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आते हैं वो नाउन या प्रोनाउन में से कोई होते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट है नाउन, वो कहीं ना कहीं इन्हीं में से कोई एक केस होता है। तो सेपरेशन बताने वाली प्रेपोजिशन के बाद वाला जो नाउन होता है वो एब्लेटिव केस में कहलाता है। जैसे कि फ्रॉम, जो मूव अवे को दिखाता हो, कोई भी चीज़ ऐसी जो किसी चीज़ के सेपरेशन को दिखा रही हो, तो ऐसे प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को एब्लेटिव केस में हम कहते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें लोकेटिव की, नाम से क्लियर है हालांकि ये ऐसे प्रेपोजिशन जो लोकेशन बताने का काम करते हैं, तो इन प्रेपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को लोकेटिव केस कहा जाता है। और रही बात इंस्ट्रूमेंटल की, तो जो इंस्ट्रूमेंट बताने का काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का मतलब किसी चीज़ के ज़रिए कुछ होता हो, तो ऐसे प्रेपोजिशंस के बाद जो नाउन आते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल केस कहलाते हैं। हालांकि ये तीनों उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और वो ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन केसेस के बारे में, दैट इज़ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, वोकेटिव एंड एपोजिटिव। इसमें से जो सबसे ज़्यादा एरर्स बनती हैं वो पजेसिव या जेनेटिव में से बनती हैं, तो हम मेन फोकस इस पर करेंगे। बट फिर भी शुरुआत हम करते हैं सब्जेक्टिव से। सबसे पहले बात करते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव। ये क्या होता है? जब कोई नाउन सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनने का काम करता है तो वो नाउन सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहलाता है। लेटिन में नॉमिनेटिव कहते हैं, पर अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ कंसेप्ट समझना है तो आप सब्जेक्टिव शब्द को लेकर चलो, उससे क्लियर रहेगा कि जब कोई नाउन एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा हो तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। जैसे कि रोहन राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एक्शन क्या हो रहा है, राइट्स, लिखने का। तो सब्जेक्ट कैसे पता चलता है, वर्ब से हु का रिप्लाई आया तो वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात चल रही है वो सब्जेक्ट होता है। तो हु राइट्स अ लेटर, तो यहाँ रोहन जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, रोशनी इज़ अ टीचर। यहाँ पे जो इज़ है वो वर्ब है। अब हम सवाल पूछ के देखें कि हु इज़ अ टीचर, तो आंसर आएगा रोशनी इज़ अ टीचर। तो रोशनी के बारे में बात हो रही है जो कि हमारा सब्जेक्ट हो गया। एंड रिमेंबर, यहाँ पे जो इज़ है वो लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब बनने का काम कर रही है। और जब मेन वर्ब बनती है हेल्पिंग वर्ब, तो उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो टीचर है ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अ लेटर इज़ रिटन बाय रोहन। यहाँ पे जो वर्ब है वो है इज़ रिटन, मेन वर्ब है रिटन। अब अगर यहाँ पे हम सवाल पूछें कि हु इज़ रिटन बाय रोहन, तो कुछ सेंस नहीं बैठ रहा। मतलब जब पर्सन की बात होती है तो वर्ब से हु का रिप्लाई सब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई नॉन लिविंग चीज़ है तो वो सवाल पूछ रहा होता है व्हाट से। तो व्हाट इज़ रिटन बाय रोहन, तो जवाब आएगा अ लेटर। मतलब कि हु पर्सन के लिए यूज़ होता है और व्हाट नॉन लिविंग के लिए। तो वर्ब से हु या व्हाट का रिप्लाई अगर आता है तो वो सब्जेक्ट होगा उस वर्ब का। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द कार इज़ ब्यूटिफुल। यहाँ पे जो इज़ है वो वर्ब है। अब हम पूछे व्हाट इज़ ब्यूटिफुल, तो आंसर आएगा द कार इज़ ब्यूटिफुल। दैट मीन्स ये जो कार है यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट है। मतलब इन चारों एग्जाम्पल पे अगर हम ध्यान दें तो ये चारों के चारों हमारे नॉमिनेटिव केस कहलाएंगे या सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। मतलब जब कोई नाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा होता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है। आगे बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। जब कोई नाउन सेंटेंस में वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है तो उसे ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। अब ये भी दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब लैटिन लैंग्वेज में इसे एक्यूजेटिव और डेटिव भी कहते हैं, पर अगर आपको एक्यूजेटिव या डेटिव ना समझ में आए तो आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में समझना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन के वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अगर व्हाट का रिप्लाई है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, और अगर टू हुम या फॉर हुम का रिप्लाई होता है तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। दैट मीन्स अगेन पर्सन की बात आती है तो सब्जेक्ट के लिए हु और ऑब्जेक्ट के लिए हुम, लेकिन नॉन लिविंग की बात आती है तो नॉन लिविंग के लिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के लिए सवाल व्हाट से पूछा जाएगा। दैट मीन्स पूरी कहानी वर्ब से रिलेटेड है कि वर्ब से अगर आपने हु पूछा तो सब्जेक्ट और टू हुम पूछा तो ऑब्जेक्ट, और बाकी नॉन लिविंग होगा तो दोनों तरफ व्हाट से ही रिप्लाई आएगा। इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। रोहन राइट्स अ लेटर। यहाँ पे जो वर्ब है वो है राइट्स, मतलब लिखने का काम हो रहा है कि हु राइट्स रोहन। अब रोहन राइट्स व्हाट, तो जो व्हाट का रिप्लाई है वो है लेटर, तो लेटर विल बी योर ऑब्जेक्ट। वो भी कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रोहन टोल्ड राम। यहाँ पे बताने का काम हुआ, किसने किया, सब्जेक्ट रोहन ने। अब रोहन टोल्ड व्हाट तो नहीं होगा क्योंकि पर्सन है, तो रोहन टोल्ड हुम, रोहन ने किसको बताया, तो रोहन टोल्ड राम। तो यहाँ पे जो राम है वो ऑब्जेक्ट है, वो भी कौन सा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मतलब जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे एक्यूजेटिव केस कहा गया है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसे कहते हैं डेटिव केस। दैट मीन्स वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है, पर अगर वो लिविंग है तो इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो डेटिव है, और अगर नॉन लिविंग है तो वो डायरेक्ट है, और डायरेक्ट है तो एक्यूजेटिव कहलाता है। एक और एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मोहन गेव अ पर्स। यहाँ देने का काम हुआ, दैट इज़ वर्ब। किसने दिया, सब्जेक्ट मोहन ने। मोहन गेव व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई होता है वर्ब का ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये व्हाट का रिप्लाई है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो कि एक्यूजेटिव कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल, मोहन गेव रोहन। यहाँ पे गेव अगेन वर्ब है, सब्जेक्ट मोहन है, और मोहन ने दिया किसको, तो ये रोहन हो जाएगा इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसे हम डेटिव केस कह सकते हैं। अब ध्यान रखिए, कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं इंग्लिश में जो डाई ट्रांजिटिव होती हैं। डाई ट्रांजिटिव मतलब जो दो ऑब्जेक्ट ले सकती हैं। मतलब मेन वर्ब दो टाइप की होती हैं जनरली, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब्स को कहा गया था जिनके बाद ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, और इनट्रांजिटिव जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट भी ले सकती हैं, तो गेव उन्हीं में से एक वर्ब है। अब जिन्हें ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव का कंसेप्ट ना समझ में आया हो वो अगेन पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रोडक्शन की सीरीज़ ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक आपको मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल पे आते हैं। मोहन गेव रोहन अ पर्स। यहाँ पे वर्ब है गेव, देने का काम हुआ अभी भी, किसने दिया, सब्जेक्ट मोहन ने दिया। अब आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो नाउन है और दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं वर्ब के, बट पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ध्यान रखना, अगर नॉन लिविंग होगा तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और लिविंग होगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सवाल पूछकर आप देख सकते हो कि मोहन गेव व्हाट,
तो मोहन गेव अ पर्स, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट। एंड मोहन गेव हुम, किसको दिया उसने, तो रोहन को, तो रोहन विल बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड पर्स विल बी डायरेक्ट। तो यहाँ पे जो इनडायरेक्ट है उसे कहेंगे डेटिव और जो पर्स है उसे कहेंगे एक्यूजेटिव। आप लोगों को ये वर्ड्स नहीं रटने हैं कि डेटिव एक्यूजेटिव क्या होता है, आपको सिर्फ ये पता रखना है कि एक नाउन सेंटेंस में क्या क्या काम कर सकता है। तो आप सिंपल शब्दों को याद रखिए कि वर्ब से हु का रिप्लाई होगा तो सब्जेक्ट है, व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा तो ऑब्जेक्ट होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप डेटिव और एक्यूजेटिव याद रखो। सिंपल शब्दों में याद रखिए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं किसी वर्ब के। अगर नॉन लिविंग होगा तो डायरेक्ट होगा, लिविंग या पर्सन होगा तो वो इनडायरेक्ट होगा। नाउ वन मोर थिंग, इसी सेंटेंस में हम इन ऑब्जेक्ट को आगे पीछे भी लिख सकते हैं। कैसे? मोहन गेव अ पर्स टू रोहन। ध्यान रखिए, जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है तो उसमें प्रेपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में लिखा मोहन गेव रोहन अ पर्स, बट अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखने के लिए आपको प्रेपोजिशन टू या प्रेपोजिशन फॉर लगाना पड़ता है। प्रेपोजिशन टू या फॉर के बाद आने वाले नाउन को डेटिव केस कहा जाता है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने किया। यहाँ पे गेव वर्ब है, मोहन इसका सब्जेक्ट है, मोहन गेव व्हाट, तो मोहन गेव अ पर्स। ना मोहन गेव अ पर्स टू हुम, तो यहाँ पे जो टू हुम है वो रोहन है, तो टू एक्चुअली में प्रेपोजिशन है और रोहन इस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो यहाँ पर डेटिव केस में ही है, और ये पर्स आपका एक्यूजेटिव केस कहलाएगा। मतलब जो सब्जेक्ट का काम कर रहा हो नाउन वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा हो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। उसमें भी अगर वो डायरेक्ट है तो एक्यूजेटिव, इनडायरेक्ट है तो डेटिव। डायरेक्ट से मतलब है नॉन लिविंग और इनडायरेक्ट से मतलब है पर्सन। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वोकेटिव क्या होता है। ये ऐसे नाउन को कहा जाता है जो हम यूज़ करते हैं किसी को एड्रेस करने के लिए या किसी का अटेंशन पाने के लिए, या उसका अटेंशन या उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए। जैसे कि रोहन कम हियर, यहाँ पे जो रोहन शब्द हम यूज़ कर रहे हैं, उस बंदे का जो हम नाम यूज़ कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे कम नहीं होता, कम्स होता, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। ध्यान रखिए यहाँ पे इसको कॉमा से भी सेपरेट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये सेंटेंस गलत हो जाता है। तो जब आप किसी का नाम लेते हो और उसके बाद अपनी बात कह रहे होते हो तो वो जो नाम हमने यूज़ किया है वो कहलाता है वोकेटिव केस। एक और एग्जांपल देखते हैं, कम हियर रोहन। यहाँ पे हम जो नाम यूज़ कर रहे हैं संबोधन के लिए वो आप आखिरी में भी यूज़ कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया। हमने कहा कम हियर रोहन, कॉमा यहाँ पे भी लगेगा, अदरवाइज सेंटेंस आपका रॉन्ग कहलाएगा। सो कम हियर रोहन में ये जो रोहन है ये वोकेटिव केस में है। एक और एग्जांपल देखते हैं, बॉयज़ यू कैन डू दिस वर्क। यहाँ पे हम बॉयज़ भी कह रहे हैं, यू भी कह रहे हैं, लेकिन ये जो बॉयज़ है ये आपका वोकेटिव केस है। जो यू है वो सब्जेक्ट है इस कैन का। जैसे पिछले एग्जाम्पल में कम का सब्जेक्ट हिडन है, दैट इज़ यू। रोहन सब्जेक्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, वहाँ पर सब्जेक्ट हिडन है यू कम हियर, और ये यू हमने बोला रोहन को। सेकेंड एग्जाम्पल में जो हमने बात की है बॉयज़ की, यहाँ पे बॉयज़ अगेन वोकेटिव है, यू सब्जेक्ट है। इसको भी हम आखिरी में यूज़ कर सकते थे, लाइक दिस, यू कैन डू दिस वर्क बॉयज़। तो यहाँ पे जो बॉयज़ है वो आपका वोकेटिव केस कहलाएगा। दैट मीन्स जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स वेल डन। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो वोकेटिव केस है, या इसी को हम एंड में भी लिख सकते हैं, वेल डन स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स भी वोकेटिव केस कहलाएगा। मतलब संबोधन करने के लिए जिस नाउन का यूज़ किया जाता है उसे वोकेटिव केस कहा जाता है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, दैट इज़ एपोजिटिव केस। ऐसे नाउन्स जो हम यूज़ कर रहे हैं एक ही पर्सन के लिए, दैट मीन्स जब दो नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो जो सेकेंड वाला नाउन होता है वो पहले नाउन का केस इन एपोजिशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर मोहन इज़ अ डेंटिस्ट। इस सेंटेंस में ध्यान दें तो दो नाउन यूज़ हुए हैं, एक माई ब्रदर और दूसरा मोहन, और यहाँ पे जो इज़ है वो एक वर्ब है। अब आप सोचिए इसका सब्जेक्ट कौन है, मोहन है या ब्रदर है? तो इसका जो सब्जेक्ट है वो है ब्रदर, मोहन इज़ नॉट अ सब्जेक्ट। अब मोहन सब्जेक्ट नहीं है तो कर क्या रहा है, तो ये ब्रदर में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर रहा है। मतलब
हो सकता है 2-3 भाई हों, तो उनमें से कौन सा भाई डेंटिस्ट है जिसका नाम मोहन है, तो यहाँ पर जो मोहन है वो कहलाएगा नाउन इन एपोजिशन या एपोजिटिव केस। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस सेंटेंस में मोहन और माय फ्रेंड ये दोनों ही आपके नाउन है। इज़ यहाँ पर वर्ब है। हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट तो होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट बाजू में ही लिखा हो। यहाँ पे जो इज़ है उसका सब्जेक्ट है आपका मोहन, तो फिर ये माय फ्रेंड क्या है, तो अगेन ये माय फ्रेंड हम बता रहे हैं कि जो मोहन है वो मेरा फ्रेंड है और वो टॉल है, तो मोहन इज़ टॉल हु इज़ माय फ्रेंड, तो माय फ्रेंड यहाँ पर नाउन इन एपोजिशन कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमन द डॉक्टर सेव्ड द वुमेन। यहाँ पर भी रमन और डॉक्टर दोनों नाउन है और सेव्ड क्या है, वर्ब। अब बचाने का काम किसने किया, एक्चुअली में डॉक्टर ने ही किया है, या यूँ कह लें रमन ने ही किया है, पर वर्ब का सब्जेक्ट कौन कहलाएगा, रमन। डॉक्टर क्या कर रहा है, उस रमन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो जो रमन है वो डॉक्टर है और उसने वुमेन को बचाया है, तो डॉक्टर यहाँ पे केस इन एपोजिशन या फिर एपोजिटिव केस कहलाएगा। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप ध्यान देना 4 नाउन्स यूज़ हुए हैं, राम, माय फ्रेंड, श्याम और गिफ्ट। आप वीडियो को पॉज करके खुद सोचिए ये चारों नाउन एक सेंटेंस में क्या क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये जो सेंट है ये वर्ब है, हर वर्ब का कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब से हु का रिप्लाई ढूंढते हैं, तो हु सेंट। अब दिखने में तो माय फ्रेंड भी लिख रहा है और राम भी लग रहा है, बट जब 2 नाउन एक ही पर्सन के लिए यूज़ होते हैं तो जो सेकंड वाला नाउन होता है वो केस इन एपोजिशन होता है, तो सब्जेक्ट कौन हुआ, राम, मतलब राम ने भेजा, ये कहला जाएगा आपका सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन या नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन। नाउ राम सेंट व्हाट, राम ने भेजा, क्या भेजा, गिफ्ट भेजा, तो व्हाट का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट, और क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो इसे एक्यूजेटिव कहेंगे। अब राम ने गिफ्ट भेजा, किसको भेजा, श्याम को। अब क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले लिखा है तो हमने प्रेपोजिशन नहीं लगाया। अगर आप पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते तो इनडायरेक्ट के लिए आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ता, कुछ ऐसा कि राम सेंट अ गिफ्ट टू श्याम, तो फिर वहाँ पर उस प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट बनता श्याम और अगेन वो डेटिव ही कहलाता। तो यहाँ पे अ गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, श्याम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब बचाइए माय फ्रेंड, तो क्या कहलाएगा, ऑब्वियसली ये कहलाएगा एपोजिटिव केस या फिर नाउन इन एपोजिशन। चलिए बढ़ते हैं अगले केस के ऊपर, जेनेटिव या पजेसिव केस। ये उन नाउन्स को डिनोट करता है जो पजेशन दिखाने का काम करते हैं या जो ओनरशिप दिखाने का काम करते हैं या अधिकार या हक जताने का काम करते हैं। ये जनरली हम 2 तरीके से दिखा सकते हैं, एक एपोस्ट्रोफ एस के थ्रू और एक प्रेपोजिशन ऑफ के थ्रू। मतलब पजेशन दिखाने के 2 तरीके हैं, या तो एपोस्ट्रोफ एस लगाओ या तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाओ, पर इनमें भी कुछ कंडीशन होंगी, वो हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़, इसका सिंटेक्स क्या होता है, नाउन लिखना होता है, फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, उसके बाद जिस चीज़ पर आप पजेशन दिखा रहे हो वो नाउन लिखना होता है। ध्यान रखिए जिस चीज़ पर आप पजेशन दिखा रहे हो वो नाउन ही होना चाहिए, तो जिसमें आपने एपोस्ट्रोफी एस लगाया है वो नाउन आपका जेनेटिव या पजेसिव केस कहलाता है। सबसे पहली चीज़ कि जो पजेसिव साइन होता है, मतलब जो एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये लिविंग थिंग्स के साथ जनरली यूज़ होता है। अब लिविंग थिंग या तो सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। अगर नाउन सिंगुलर है तो उसमें हम सिंपली एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, जैसे कि राम्स पेन, तो हम पेन पर अधिकार जता रहे हैं कि वो जो पेन है वो किसका है, राम का। इस एपोस्ट्रोफी एस का मतलब हिंदी में होता है का, के, की, तो जो राम्स है वो जेनेटिव केस कहलाएगा। एग्जाम्पल एक और देखते हैं, बॉयज़ बुक, मतलब कि लड़के की बुक, तो यहाँ पे बॉय सिंगुलर है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर हमने पोजेशन दिखाया है किस पर, बुक पर। सिमिलरली बर्ड्स नेस्ट, बर्ड में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नेस्ट मतलब पक्षी का घोंसला। अब अगर नाउन सिंगुलर तो है लेकिन हिसिंग साउंड से ख़त्म हो रहा हो। अब ये हिसिंग साउंड क्या होता है, हिसिंग साउंड से मतलब है कोई ऐसा नाउन जो स साउंड से ख़त्म हो रहा हो, जिसको प्रोनाउंस करते वक्त आखिरी में स साउंड आ रहा हो, हिसिंग साउंड आ रहा हो जिसे कहते हैं, तो फिर हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना होता है, एस नहीं लगाना होता है। जैसे कि विकास, अब विकास में अगर मैं एपोस्ट्रोफी के बाद एस लगाऊंगी तो साउंड करेगा कुछ ऐसा कि विकास बुक, जो कि गलत हो जाएगा, इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाएंगे, दोबारा से एस लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं,
प्रिंस बैग, अब प्रिंस में एस नहीं लगा है पर साउंड तो सा से ही आ रहा है या फिर हिसिंग साउंड से ही ख़त्म हो रहा है, प्रिंसेस बैग हो जाएगा नहीं तो ये, तो हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफ लगा के ही पोजेशन दिखानी है, दैट इज़ प्रिंस बैग। या फिर रमेश कार, यहाँ पे भी श साउंड आ रहा है तो आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना होता है। अब बात आती है प्लूरल की। यदि नाउन प्लूरल है और वो एस से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि जनरली हमारे जो प्लूरल नाउन होते हैं उनमें एस, ई एस, आई एस, वी एस इस टाइप के वर्ड्स का हम यूज़ कर रहे होते हैं या इस टाइप के सफिक्स का यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर ऐसे नाउन जो एस से ख़त्म हो रहे हैं तो उनमें एपोस्ट्रोफी बस लगाना होता है, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल। अब ध्यान रखिए बॉयज़ प्लूरल है तो अगर आप एपोस्ट्रोफी के बाद एक और एस लगाओगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, सिंपली एपोस्ट्रोफी लगाकर हमें पोजेशन दिखानी होती है। एक और एग्जांपल देखते हैं, गर्ल्स कॉलेज। यहाँ पर भी गर्ल्स प्लूरल है जो एस से ख़त्म हुआ है इसलिए सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। या एक और एग्जांपल, बर्ड्स नेस्ट, पक्षियों का घोंसला, तो बर्ड्स यहाँ प्लूरल है तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा। अब बात यह है कि अगर नाउन प्लूरल है लेकिन वो एस या ई एस से ख़त्म नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली हम एपोस्ट्रोफी के साथ एस भी लगा पाएंगे, जैसे कि विमेन। अब ये जो विमेन है ये प्लूरल है और ये ऐसा प्लूरल है जो एस ई एस से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं इसमें एपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगा रहे होते हैं, तो विमेंस प्रॉब्लम हो जाएगा। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन एक ऐसा नाउन है जो विदाउट एस ई एस ही प्लूरल है, तो इसमें आप एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हो, विमेंस प्रॉब्लम एंड चिल्ड्रंस लाइब्रेरी। एक और एग्जांपल देखें, मेंस क्लब। मैन भी एक ऐसा नाउन है जो विदाउट एस प्लूरल होता है, तो मैन में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। सिंपल, अगर नॉर्मल नाउन है तो आप एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लगाओगे, लेकिन अगर कोई नाउन ऐसा है जो एस से ख़त्म हो रहा हो या फिर साउंड हिसिंग साउंड हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी से ही काम चल जाता है, एस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है एपोस्ट्रोफी के बाद। तो यहाँ पे जितने भी नाउन में एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी लगा है वो सारे के सारे नाउन जेनेटिव केस कहलाएंगे, दैट इज़ पजेसिव केस। अब ध्यान रखिए पजेसिव केस के बाद जो हमने पजेशन दिखाने के लिए नाउन यूज़ किया है वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सिंगुलर ही हो, क्योंकि इसमें जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं वो सारे के सारे सिंगुलर में हैं। इट कैन बी सिंगुलर, इट कैन बी प्लूरल। जैसे कि बॉयज़ बुक, एक लड़के की बुक, तो एक लड़के की एक बुक हो सकती है या फिर एक लड़के की बहुत सारी बुक भी हो सकती हैं, तो बॉयज़ बुक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे प्लूरल नाउन है, दोनों ही करेक्ट हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि बहुत सारे लड़कों की एक ही बुक हो तो भी चलेगा और बहुत सारे लड़कों की बहुत सारी बुक्स हो तो भी चलेगा। मतलब ये डिपेंड कर रहा होता है सिचुएशन पे और कॉन्टेक्स्ट पे कि कब क्या कौन सा सिंगुलर प्लूरल बनाना है। जैसे एक सिचुएशन हम आपके सामने रखते हैं, हिज मदर वर्क्स इन अ गर्ल्स हॉस्टल। अगर मैं सिर्फ पोजेशन देखने बोलूँ तो गर्ल सिंगुलर है और ना ही वो हिसिंग साउंड से ख़त्म हो रहा है, तो उस हिसाब से एपोस्ट्रोफी एस तो सही लगा है। पर क्या सेंटेंस सही लिखा है? तो नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा है? तो समझिए, जो हॉस्टल होता है, जो कॉलेज होता है, वो सिर्फ एक लड़की का नहीं होता है, बहुत सारी लड़कियों का कॉलेज, बहुत सारी लड़कियों का हॉस्टल ऐसा बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे गलती क्या की है, गर्ल्स को प्लूरल बनाना था जो हमने नहीं बनाया, तो एपोस्ट्रोफी के बाद वाले एस को उठा के एपोस्ट्रोफी के पहले लिखोगे आप, दैट मीन्स गर्ल्स हॉस्टल। ये हमेशा प्लूरल में ही लिखना पड़ता है क्योंकि हॉस्टल एक लड़की का नहीं होता या स्कूल एक लड़की का नहीं होता, तो गर्ल्स स्कूल या गर्ल्स कॉलेज या गर्ल्स हॉस्टल इस टाइप से बोला जाता है। हाँ, हॉस्टल बहुत सारे बोलने हैं तो बिल्कुल हॉस्टल में भी हम एस लगा सकते हैं। अब एक और बात, अगर हमने कहा बॉयज़ गोल्ड्स तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो गोल्ड्स है वो अनकाउंटेबल नाउन है तो उसे हमें सिंगुलर में ही लिखना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर पोजेशन जो हम दिखा रहे हैं जिस चीज़ पर वो अनकाउंटेबल है तो इट शुड बी इन सिंगुलर, और अगर काउंटेबल है तो डिपेंड करेगा सिचुएशन पर, मतलब कॉन्टेक्चुअली ही चीज़ों को हमें समझना होगा। पर हम ये समझ सकते हैं कि पोजेशन जिस पर दिखाई जा रही है वो सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं इफ़ इट इज़ काउंटेबल, और अगर अनकाउंटेबल है तो फिर इट शुड बी इन सिंगुलर। आगे बढ़ते हैं, पजेसिव साइन इज़ नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग चीज़ों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते, जैसे कि द वेल्स वाटर इज़ ऑलवेज कोल्ड। मतलब मीनिंग के हिसाब से चलें तो समझ में आ रहा है कि कुएं का पानी हमेशा ठंडा रहता है, पर फिर भी ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एज़ पर द रूल
एपोस्ट्रोफी एस नहीं लग सकता नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। चलो ठीक है, माना हमने। इस एपोस्ट्रोफी को हम हटा कर देखते हैं तो सेंटेंस कुछ ऐसा बन जाएगा, द वेल्स वाटर इज़ ऑलवेज कोल्ड। लेकिन अब इसका कोई खास मीनिंग नहीं निकल रहा, यहाँ तो कुएँ पानी हो रहा है ये। अब हम इसका एस भी अगर हटा दें तो शायद कोई बात बने, द वेल वाटर इज़ ऑलवेज कोल्ड, तो इससे भी कोई खास मीनिंग नहीं निकल रहा। मतलब कुआं पानी इज़ ऑलवेज कोल्ड ऐसा मीनिंग दे रहा है। हमें कहना था कुएं का पानी हमेशा ठंडा रहता है, तो हमें पोजेशन ही दिखानी है जो हम एपोस्ट्रोफी एस से दिखाते थे। पर रूल के हिसाब से आप नॉन लिविंग में एपोस्ट्रोफी एस लगा नहीं सकते, तो फिर हम करें क्या? तो समझिए, जब नॉन लिविंग चीज़ों का आपको पोजेशन दिखाना हो तो आप एपोस्ट्रोफी की जगह पर यूज़ करोगे प्रेपोजिशन ऑफ, और उसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होगा? जिस चीज़ पर पोजेशन दिखा रहे हो पहले उस नाउन को लिखो, फिर प्रेपोजिशन ऑफ लिखो और फिर दूसरा नाउन लिखो। जैसे कि हम बात कर रहे थे वाटर के बारे में, वाटर के ऊपर पोजेशन दिखा रहे हैं कि किसका पानी? कुएं का पानी, तो पानी इज़ द मेन वर्ड। तो हम कैसे लिखेंगे? द वाटर ऑफ द वेल इज़ ऑलवेज कोल्ड। ये सेंटेंस होगा आपका करेक्ट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द टेबल्स लेग्स आर मेड ऑफ कॉपर। अब इस सेंटेंस में जो टेबल है वो नॉन लिविंग थिंग है, जिसमें एपोस्ट्रोफी एस हमें लगाना नहीं था, फिर भी हमने लगाया। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? हम प्रेपोजिशन ऑफ लगा के ट्विस्ट करके लिखेंगे शब्दों को आगे पीछे करके, कुछ इस तरीके से, द लेग्स ऑफ द टेबल आर मेड ऑफ कॉपर। ध्यान रखिए, ये जो आर वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट आपका टेबल नहीं है, लेग्स है, क्योंकि हम बात एक्चुअली में लेग्स की ही कर रहे थे। टेबल तो हमारा पॉजेसिव केस या जेनेटिव केस कहलाएगा, सब्जेक्टिव केस कौन है? लेग्स। और क्योंकि लेग्स प्लूरल है तो आर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, द बुक्स कवर इज़ ओल्ड। जो बुक का कवर है वो पुराना है। अगेन बुक नॉन लिविंग है तो ये गलत हो जाता है, हमें इसको उल्टा करके लिखना होगा प्रेपोजिशन ऑफ लगा के, द कवर ऑफ द बुक इज़ ओल्ड। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। अब वैसे तो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता है, बट कुछ केसेस में एक्सेप्शनली एक्सेप्टेबल है। जैसे कि जब पर्सोनीफाई किया जाए, पर्सोनीफाई से मतलब है उसका मानवीयकरण कर रहे हो, मतलब कोई नॉन लिविंग हम ऐसे दिखा रहे हो जो लिविंग के तरीके से काम कर रही हो, तो उस कंडीशन में हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडियाज़ कंडीशन। अब वैसे तो इंडिया नॉन लिविंग है, लेकिन जब हम इंडियाज़ कंडीशन बोल रहे हैं तो कंडीशन एक्चुअली में इंडिया की नहीं है, यहाँ पे हम लोगों की बात कर रहे हैं कि इंडिया के लोगों की कंडीशन। एक और एग्जांपल देखें, मुंबईज़ प्रॉब्लम्स। अब मुंबई की प्रॉब्लम एक्चुअली में मुंबई की प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई के लोगों की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि हम जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली में नॉन लिविंग के सेंस में नहीं, लिविंग के सेंस में लिख रहे हैं, मतलब हिडन है वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन। अब अगर हम बोले इंडियाज़ रिवर्स, तो यहाँ पे कोई पर्सोनिफिकेशन तो हो नहीं रहा, तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा। हमें क्या लिखना पड़ेगा? द रिवर्स ऑफ इंडिया, प्रेपोजिशन ऑफ लगाकर। मतलब प्रेपोजिशन ऑफ आप कहीं पे भी लगा सकते हो, उसकी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस को लेकर कुछ कंडीशंस हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, नेचर्स लॉ, प्रकृति का नियम। अब जो नियम है वो प्रकृति का तो होता ही नहीं, नियम वगैरह इंसानों के होते हैं, पर हम यहाँ नेचर को एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट हो गया। एक और एग्जांपल, कोर्ट्स ऑर्डर। अब जो ऑर्डर आया है वो कोर्ट का तो आया है, लेकिन कोर्ट ने नहीं, कोर्ट के अंदर बैठे किसी जज ने दिया होगा, तो वहाँ पे वो पर्सोनिफिकेशन के सेंस में करेक्ट हो गया। या लॉज हैंड बोलते हैं, कानून के हाथ। अब कानून के रियलिटी में तो कोई हाथ होते नहीं है, बट पर्सोनिफिकेशन होने की वजह से ये करेक्ट माना जाता है। सिमिलरली जब टाइम के रिस्पेक्ट में बात चल रही हो, जैसे कि 1 डेज़ लीव। अब एक दिन की छुट्टी, अब क्या वाकई में छुट्टी दिन की है? नहीं, जो लीव है वो कहीं ना कहीं पर्सन ने ली है और उस पर्सन को एक दिन की छुट्टी मिली है। अगर आप बोलते हो 1 ईयर्स ड्यूरेशन तो ये गलत है, क्योंकि ड्यूरेशन तो 1 ईयर का ही होता है, तो उसको हम 1 ईयर ड्यूरेशन बोलेंगे सिंपली। लेकिन 1 डेज़ लीव तो वो जो छुट्टी है वो इंसान लेता है, दिन नहीं लेता। या फिर हमने कहा 3 मंथ्स रेंट। अब रेंट मंथ का नहीं होता है, वो जो इंसान जगह पर रह रहा होगा वो पे कर रहा होगा किसी को, तो उसका 3 महीने का रेंट है वो। दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ हद तक पर्सोनिफिकेशन वाला कंसेप्ट लागू हो जाता है। सिमिलरली बात करें हेवनली बॉडीज़ की, एक्सेप्शनली इनके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट माना गया है। लाइक द सन्स रेज, द अर्थ्स सरफेस, द मून्स लाइट।
ये सब करेक्ट माने गए हैं एपोस्ट्रोफी एस के साथ। वन मोर थिंग, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ध्यान रखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे या कहावतें, इनमें ग्रामर के वैसे भी कोई भी कंसेप्ट फॉलो नहीं होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर हम बोल रहे हैं एट अ स्टोन्स थ्रो, तो एट अ स्टोन्स थ्रो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है वेरी नियर या बहुत नज़दीक। लाइक अगर मैंने कहा कि माई फ्रेंड्स हाउस इज़ एट अ स्टोन्स थ्रो, मतलब मेरे दोस्त का घर बहुत पास है, इतना पास है कि एक पत्थर फेंकने की दूरी पर। तो ये एक फ्रेज़ है। तो जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, जो पोएम्स होती हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, उनमें ग्रामर के कंसेप्ट लागू नहीं होते हैं। इसलिए जो भी जैसा भी लिखा होता है वो एज इट इज़ करेक्ट माना जाता है। मतलब जो भी मुहावरे जैसे चले आ रहे हैं वो सही हो गलत हो, ग्रामर के हिसाब से वो एज इट इज़ चलेंगे आगे भी। प्लस जो सॉन्ग्स लिख रहे होते हैं बॉलीवुड हॉलीवुड में, उनमें भी ग्रामर के कंसेप्ट फॉलो होते हों कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सॉन्ग्स में भी गलत ही होती हैं, फिर भी वो चले आ रहे हैं और वो चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, जब बात आएगी एक्चुअल ग्रामर की तो वहाँ पे हमें कुछ रूल्स फॉलो कराने पड़ते हैं, बट इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द पजेसिव साइन कैन बी यूज्ड विद द प्रोनाउंस एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी। ये कुछ प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में और इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ हो सकता है। जैसे कि समबडीज कीज वर लेफ्ट ऑन द काउंटर, मतलब किसी की चाबियाँ। तो यहाँ पे किसी की मतलब जो somebody है वो एक प्रोनाउन है और उसमें हम पोजेशन दिखा रहे हैं एपोस्ट्रोफी एस लगाकर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो somebody's विल बी योर जेनेटिव केस और कीज पोजेशन हम जिसके ऊपर दिखा रहे हैं वो नाउन है। तो सब्जेक्ट कौन है? कीज है। somebody's यहाँ पे पोजेसिव केस कहलाएगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट एनीबडीज एडवाइस, मुझे किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो एनीबडीज है वो आपका जेनेटिव केस कहला जाएगा और इसके बाद जो एडवाइस है वो पोजेशन हम दिखा रहे हैं कि किसी की एडवाइस नहीं चाहिए। बट ध्यान रखिए, यदि एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी इन वर्ड्स के बाद एल्स का यूज़ होता है तो एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल एल्स में होगा, ना कि इन वर्ड्स में। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडीज एल्स। मतलब हम कहना ये चाह रहे थे कि ये बुक मेरी नहीं है, किसी दूसरे की है। लेकिन हमने जैसा लिखा है उसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि ये बुक मेरी नहीं है, ये किसी की है। तो किसी की मतलब हो जाएगा इसमें मतलब मेरी भी है, जबकि मुझे बोलना है कि मुझे छोड़कर किसी दूसरे की है। तो दूसरे कहने के लिए हमें एल्स तो चाहिए, लेकिन दूसरे की कहना है तो जो पोजेशन है वो हम एल्स में लगाते हैं कि दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ समबडी एल्सेस। अब इसको लेकर भी कुछ लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि एल्स का साउंड भी सा से ख़त्म हो रहा है तो एपोस्ट्रोफी बस लगेगा या एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगेगा। तो ध्यान रखिए, हमने कहा था यदि किसी नाउन का साउंड हिसिंग साउंड से ख़त्म होता हो तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगेगा, और एल्स नाउन नहीं है तो इसमें एपोस्ट्रोफी और एस दोनों ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं। द पजेसिव साइन इज़ यूज्ड विद द लास्ट वर्ड ऑफ द कंपाउंड नाउन या फिर हाइफेनेटेड नाउन। अब पहले तो कंपाउंड नाउन और हाइफेनेटेड नाउन ये क्या होता है इसको समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं कुछ। हिज फ्रेंड इज़ कमिंग, यहाँ पर ये जो फ्रेंड है वो सिंपल नाउन है, एक शब्द का नाउन है, तो इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? फ्रेंड। अब मैंने कहा हिज गर्लफ्रेंड इज़ कमिंग, तो आप समझना इंग्लिश में गर्ल भी एक नाउन होता है, फ्रेंड भी एक नाउन होता है, और गर्लफ्रेंड ये दोनों शब्द मिलकर भी एक नाउन बन गए जिसको कहेंगे कंपाउंड नाउन। मतलब जब दो या दो से ज़्यादा शब्दों से मिलकर कोई नाउन बनता है तो उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड भी नाउन है, गर्लफ्रेंड भी नाउन है, लेकिन फ्रेंड नॉर्मल नाउन है और गर्लफ्रेंड को हम कंपाउंड नाउन कह सकते हैं। अब मान लीजिए इसी को हमें प्लूरल बनाना था, तो हमने क्या किया? फ्रेंड में एस लगाया कि हिज फ्रेंड्स, और फिर वर्ब कैसा किया? प्लूरल। तो उसके दोस्त आ रहे हैं, हिज फ्रेंड्स आर कमिंग। अब गर्लफ्रेंड को मुझे प्लूरल बनाना था, तो आप किस में एस लगाओगी? गर्ल में या फ्रेंड में? ऑब्वियसली फ्रेंड में। पर क्यों? उसका कोई रीज़न होगा। जबकि गर्ल में भी तो एस लगता है, फ्रेंड में भी एस लगता है, पर हमने गर्लफ्रेंड लिखने के बाद फ्रेंड में ही क्यों लगाया? गर्ल में भी तो लगा सकते थे। तो समझिए एक बात को कि जब कभी भी कंपाउंड नाउन को हम प्लूरल बना रहे हैं या बनाते हैं तो दोनों में से जो मेन वर्ड होता है, जो हेड वर्ड होता है,
उसमें एस ई एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। तो गर्लफ्रेंड में जो मेन वर्ड है वो है फ्रेंड। गर्ल तो सिर्फ विशेषता टाइप की बता रहा है कि वो जो फ्रेंड है वो लड़की है, तो यहाँ पर मेन वर्ड फ्रेंड है, इसलिए हमने फ्रेंड में एस लगाया। अदरवाइज हम ये नहीं कह रहे कि गर्ल में कभी लगता ही नहीं है। सिर्फ गर्ल्स लिखा होता तो बिल्कुल वो भी सही होता, सिर्फ फ्रेंड्स लिखा होता तो भी सही होता, लेकिन जब गर्लफ्रेंड की बात आ रही है तो हम गर्ल में एस नहीं लगाएंगे, हम फ्रेंड में एस लगाएंगे। अब इसी को थोड़ा और आगे समझते हैं। हमने कहा माई सन इज़ कमिंग, मतलब मेरा बेटा आ रहा है, ये तो बिल्कुल सही है। अब मैंने कहा माई सन इन लॉ इज़ कमिंग, तो इसका मतलब बेटा नहीं निकलेगा, क्योंकि सन इन लॉ ये 3 शब्दों से मिलकर जो बना है ये नाउन, ये कंपाउंड नाउन है। और सन इन लॉ का मतलब हम कह सकते हैं कि मेरा दामाद आ रहा है। मतलब सन सिंपल नाउन है, एक शब्द का है, लेकिन सन इन लॉ ये 3 शब्दों से मिलकर बना कंपाउंड नाउन है। अब इसको प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं। माई सन्स आर कमिंग, ये तो सिंपली बन गया, सन में एस लगाया, प्लूरल बन गया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आर भी करेक्ट हो गया। फिर हमने कहा माई सन इन लॉज आर कमिंग, सुनने में शायद ठीक लग रहा हो पर ये होता है गलत। अब पिछले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, गर्लफ्रेंड में लास्ट में एस लगाया, तो हमने इस बार भी लास्ट में एस लगाकर प्लूरल बनाने की कोशिश की। बट ग्रामर में सन इन लॉ में एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बना सकते। इसका प्लूरल कैसे बनेगा, माई सन्स इन लॉ आर कमिंग। अब थोड़ा अजीब ज़रूर लगेगा पर समझना, मैंने कहा था आपसे कि जब कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाने की बात आए, इसे हाइफेनेटेड नाउन भी कह सकते हैं, जिनके बीच में हाइफन लगे होते हैं, छोटे वाले डैश। हाइफेनेटेड नाउन को जब प्लूरल बनाना हो तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि आखिरी में ही एस लगाना हो, मेन वर्ड में एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर मेन वर्ड क्या है, सन। इन-लॉ ने तो हमें ये बताया कि वो आपका ससुराल पक्ष का है, मतलब आपका मायके पक्ष का बेटा नहीं है, आपके ससुराल पक्ष का बेटा है। मतलब कि जो सन इन लॉ है वो पूरा एक वर्ड है, लेकिन जब प्लूरल बनाने की बात आती है तो हम मेन वर्ड में एस ई एस लगाएंगे। तो जो करेक्ट वर्ड बनता है वो है सन्स इन लॉ। अब इसी के रिगार्डिंग हम पोजेशन को समझते हैं। मुझे कहना था कि मेरे सन इन लॉ की जो कार है वो बहुत ब्यूटीफुल है, मतलब जो मेरा दामाद है और मेरे दामाद की जो कार है वो बहुत ब्यूटीफुल है। तो हमने क्या सोचा कि मेन वर्ड में प्लूरल बनता है तो पोजेशन भी मेन वर्ड से ही दिखता होगा। बट इस सेंटेंस में अब ये गलत हो गया, क्योंकि ग्रामर कहता है कि जब कंपाउंड नाउन या हाइफेनेटेड नाउन का पोजेशन दिखाना हो तो आपको लास्ट वाले वर्ड में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। तो जो पोजेशन हम दिखा रहे हैं कि कार किसकी है, सन इन लॉ की, तो सन की नहीं है, सन इन लॉ की कार है, तो आपको एपोस्ट्रोफी लगाना होगा लॉ में। दैट मीन्स माई सन इन लॉज कार इज़ वेरी ब्यूटीफुल, और ये यहाँ पर कंपाउंड नाउन ही है। बाकी अगर हम सिंपल कह रहे होते कि उसके फ्रेंड की कार ब्यूटीफुल है तो बिल्कुल फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस लगता, या हम कहते उसकी गर्लफ्रेंड की कार ब्यूटीफुल है तो गर्लफ्रेंड में हम लास्ट में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाते। कहने का मतलब जब भी हाइफेनेटेड नाउन को प्लूरल बनाना हो तो मेन वर्ड में एस लगेगा, लेकिन जब पोजेशन दिखाना हो तो लास्ट वाले वर्ड में ही एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से वो प्लूरल बनाते वक्त लास्ट में लगा कर देते हैं और पोजेशन दिखाते वक्त फर्स्ट में लगा कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, क्योंकि ये एसएससी में कई बार पूछा जा चुका है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पर बन जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये एपोस्ट्रोफी के लगने और नहीं लगने से भी फ़र्क पड़ता है और पोजीशन से भी फ़र्क पड़ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू नाउन्स शो सेपरेट पोजेशन, पजेसिव साइन इज़ पुट टू ईच नाउन। अगर सेंटेंस में 2 नाउन यूज़ हुए हैं और दोनों का अलग अलग पोजेशन दिख रहा है या दिखाना है तो दोनों ही नाउन में अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस हमें लगाने होते हैं। जैसे कि राम्स एंड श्याम्स हाउसेज आर अंडर कंस्ट्रक्शन, तो राम्स लिखा है मतलब राम का घर, एंड श्याम्स लिखा है मतलब श्याम का घर, मतलब 2 घर हैं, इसलिए आगे जाकर हाउसेज लिखा है, और क्योंकि हाउसेज लिखा है तो आर भी प्लूरल में है, तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। पर मान लीजिए ऐसा कुछ होता, राम्स एंड श्याम्स कार इज़ वेरी एक्सपेंसिव, तो यहाँ पे अगर राम की कार मतलब एपोस्ट्रोफी एस का मतलब ये होता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन रहा होगा, अंडरस्टूड करना पड़ता है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन है, तो श्याम के बाद भी कोई ना कोई नाउन रहा होगा। तो राम की कार और श्याम की कार मतलब 2 कार हो गई, दोनों की अलग अलग कार हैं, तो कायदे से ये कार प्लूरल होना चाहिए था।
और अगर ये कार प्लूरल होना चाहिए था तो फिर ये इज़ की जगह आर भी होना चाहिए था। मतलब सेंटेंस कहीं ना कहीं गलत तो है। तो अब इसको करेक्ट कैसे कर सकते थे? वैसे इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो हम दोनों की अलग अलग कार दिखा दें या तो दोनों की एक ही कार दिखा दें। कैसे? अगर हमने कहा राम की कार और श्याम की कार, तो हमें कार को प्लूरल करना पड़ेगा और इसको आर भी करना पड़ेगा। बट अगर हमें दोनों की एक ही कार दिखानी है तो एपोस्ट्रॉफी सिर्फ लास्ट वाले शब्द में लगेगा, पहले वाले शब्द से हमें हटाना होगा। तो राम और श्याम की कार इज़ एक्सपेंसिव। मतलब सेंटेंस को करेक्ट करने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि आपको एरर किस पार्ट में लगानी है, और वो कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको हिंट दे देता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इफ़ टू नाउन्स शो जॉइंट पोजेशन, possessive sign is put on the latter noun only। latter का मतलब बाद वाला। जैसे कि there is no money in Ram's and Shyam's joint account। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों तरफ एपोस्ट्रोफी लग नहीं सकता, बिल्कुल लग सकता है, लेकिन हमें हिंट के तौर पे क्या मिला? जॉइंट अकाउंट। अगर जॉइंट अकाउंट है तो दोनों का एक ही अकाउंट होगा, मतलब हमें अलग अलग पोजेशन नहीं दिखानी है, जॉइंट पोजेशन दिखानी है। तो ये सेंटेंस होता है रॉन्ग। करेक्ट कैसे होगा? देयर इज़ नो मनी इन राम एंड श्याम्स जॉइंट अकाउंट। मतलब राम और श्याम के जॉइंट अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है। इन दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल से और देख लेते हैं। अगर सेंटेंस आपके सामने कुछ इस तरीके से है, स्लैश करके इसको डिवाइड किया गया है और आपसे बोला गया है कि किसी एक पार्ट में एरर निकालनी है या एरर लगानी है, तो आप किस में लगाओगे? राम में से एपोस्ट्रोफी एस हटाओगे या फिर चीज़ों को प्लूरल बनाओगे? तो आप खुद सोचो, अगर एक ही पार्ट में एरर लगानी है और आप सोच रहे हो कि दोनों को अलग अलग पोजीशन दें, तो फिर ये हाउसेस भी करना पड़ेगा और ये वर भी करना पड़ेगा। तो अगर आप सेकंड पार्ट में एरर लगाओगे तो थर्ड में रह जाएगी, थर्ड में लगाओगे तो सेकंड में रह जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? सिंगल पोजीशन दिखाते हुए राम में से एपोस्ट्रोफी एस हटा देंगे, तो ऑटोमेटिकली हाउस भी करेक्ट हो जाएगा और वॉज तो करेक्ट पहले से ही है। आगे बढ़ते हैं। द पजेसिव साइन इज़ नॉट यूज्ड विथ पजेसिव प्रोनाउंस। इंग्लिश में कुछ प्रोनाउंस होते हैं जो पजेसिव प्रोनाउंस की कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स। इनके साथ एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते। सीधी सी बात है, जो खुद पोजेशन है उनके साथ एक और पोजेशन लगाकर हम सुपरफ्लूअस एरर बना रहे हैं। सुपरफ्लूअस का मतलब ज़रूरत से ज़्यादा पोजेशन दिखा रहे हैं, हम डबल पोजेशन दिखा रहे हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पे हमें क्या बोलना चाहिए? दिस बुक इज़ नॉट माइन, इट इज़ योर्स, बट एपोस्ट्रोफी लगाए बगैर, क्योंकि योर्स अपने आप में ही पोजेशन दिखाता है, एपोस्ट्रोफी कभी नहीं लगेगा इन वर्ड्स के साथ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन्स। हम कहना चाह रहे हैं ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। तो हमें क्या बोलना होगा? दिस इज़ योर प्रॉब्लम नॉट माइन। चलिए और आगे बढ़ते हैं। एपोस्ट्रोफी इज़ नॉट यूज्ड विथ टू नाउन्स कंसेक्यूटिवली इन अ सेंटेंस। एक ही सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी आप लगातार नहीं लगा सकते। ध्यान रखिए, एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी आ सकते हैं, हमने अभी अभी पिछले एग्जाम्पल्स में लगाए, लेकिन लगातार नहीं लगा सकते। जैसे कि माई फादर्स फ्रेंड्स सन इज़ अ डॉक्टर। हम कहना चाह रहे हैं कि मेरे फादर के फ्रेंड का बेटा, मतलब मेरे पिताजी के दोस्त का बेटा डॉक्टर है। तो मीनिंग वाइज तो ये क्लियर है, लेकिन ग्रामेटिकली इसे गलत कहा गया है। क्यों गलत है? क्योंकि मल्टीपल एपोस्ट्रोफीज आर नॉट अलाउड इन अ सिंगल स्टेटमेंट कंटिन्यूसली। एक साथ एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफी आप लगातार नहीं लगा सकते। तो आप करेक्शन क्या करेंगे? तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लगाएंगे प्रेपोजिशन ऑफ। कैसे लगाएंगे? सबसे पहले जिस चीज़ के ऊपर आप पोजेशन दिखा रहे हो वो नाउन आएगा, जो कहीं ना कहीं हमारा मेन होता है, सब्जेक्ट होता है। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ लगाएंगे आप, फिर पहला नाउन जिसमें आप पोजेशन लगाकर सेकंड नाउन लगाएंगे, या फिर आप दोनों बार ही ऑफ लगा सकते हैं। जैसे द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड इज़ अ डॉक्टर। तो हमने क्या किया? जो मेन वर्ड था जिसके ऊपर अधिकार दिखा रहे थे, बेटे की बात हो रही थी, तो सबसे पहले हमने सन को रखा, फिर प्रेपोजिशन ऑफ लगाया, फिर जो पहला नाउन था वो हमने लिखा और उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस के बाद दूसरा नाउन लिखा। मतलब जब भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफी लगे हों, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर एसएससी में पूछे जाते हैं, बैंकिंग में नहीं पूछे जाते। फिर भी जब हम पढ़ने बैठे हैं तो हमें सारे रूल्स पता हों, ज़्यादा अच्छा है। तो हमें क्या लिखना होता है? द सन ऑफ माई फादर्स फ्रेंड।
या आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, द सन ऑफ द फ्रेंड ऑफ माई फादर। एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑफ लग सकते हैं पर एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफी नहीं लग सकते लगातार। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, राहुल्स ब्रदर्स वॉच हैज़ बीन लॉस्ट। मतलब वॉच किसकी? ब्रदर की। ब्रदर किसका? राहुल का। तो हम बात कर रहे हैं वॉच के बारे में, पर वॉच पर पोजेशन दिखा रहे हैं ब्रदर का, और ब्रदर किसका है? राहुल का। तो राहुल के भाई की घड़ी खो गई है, हम ये कहना चाह रहे हैं। मीनिंग वाइज ये भी क्लियर है, बट ग्रामेटिकली अगेन गलत हो गया। तो करेक्शन क्या कर सकते थे? द वॉच ऑफ राहुल्स ब्रदर हैज़ बीन लॉस्ट, या फिर द वॉच ऑफ द ब्रदर ऑफ राहुल हैज़ बीन लॉस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। डू नॉट यूज़ एपोस्ट्रॉफी विथ एनी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर और किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एपोस्ट्रॉफी साइन का यूज़ हम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें, इंडियाज़ सोल्जर्स आर ब्रेव। इस सेंटेंस में जो आर है एक वर्ब है, इसका सब्जेक्ट कौन होगा? सोल्जर्स। अब ये जो इंडियाज़ है, ये पजेशन जो दिखा रहा है इसे कहेंगे पजेसिव केस या जेनेटिव केस। तो इंडिया नाउन है, नाउन में ही एपोस्ट्रॉफी एस लगेगा या प्रोनाउन में ही लगेगा। दूसरी बात, एपोस्ट्रॉफी एस जिसमें लगा है वो तो जेनेटिव केस है, लेकिन उसके बाद जो हम जिस पर पजेशन दिखा रहे हैं वो नाउन ही होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये सब कुछ सही चल रहा है, मतलब सेंटेंस करेक्ट हो गया। और जो ब्रेव है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब बनती है तो उसके बाद आते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब मान लीजिए हमने कहा इंडियंस सोल्जर्स आर ब्रेव, तो यहाँ पर जो इंडियन है वो एक एडजेक्टिव है, और एज पर द रूल एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में ही एक्सेप्टेबल है। प्रोनाउन में भी कहाँ पर? लाइक एवरीबडी, समबडी, जो हम पिछले रूल में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन है वो एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी लगाने की परमिशन ग्रामर हमको नहीं देता। तो ये सेंटेंस होता है आपका रॉन्ग। तो हम क्या बोल सकते थे? इंडियन सोल्जर्स आर ब्रेव, मतलब भारतीय जवान जो हैं वो ब्रेव हैं। तो यहाँ पे ये इंडियन एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसको एपोस्ट्रोफी की ज़रूरत नहीं है। पिछले एग्जाम्पल में जहाँ पे हम कह रहे थे इंडिया के सोल्जर्स, मतलब भारत के सोल्जर्स, तो भारत और भारतीय दोनों में अंतर है। भारत इज़ अ नाउन, बट जब हम भारतीय बोल रहे हैं तो वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो एडजेक्टिव्स में एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगते हैं, और एपोस्ट्रोफी एस जिसमें हम लगा रहे हैं जो कि जेनेटिव केस है, उसके बाद हम पजेशन जिस चीज़ पर दिखा रहे हैं वो नाउन ही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। एक और सिचुएशन देखते हैं, द रिच बिहेवियर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द पुअर्स। अब सुनने में शायद कुछ लोगों को सही लग जाए, बट ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि यहाँ पे जो रिच वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है। बहुत से लोगों के हिसाब से रिच नाउन होता है, पुअर नाउन होता है, बट एक्चुअली में रिच, पुअर, ओल्ड, न्यू, बिग, स्मॉल, ये सब क्या है? ये एडजेक्टिव हैं। अब एडजेक्टिव तो वैसे भी कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लेगा नहीं, बट ऐसा कहा जाता है कि जब एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द लगा देते हो तो वो नाउन का काम करने लग जाता है। तो जैसे ही हमने बोला द रिच, तो ये बन गया नाउन, प्लूरल नाउन खास तौर से। द रिच का मतलब द होल कम्युनिटी ऑफ रिच पीपल, जितने भी अमीर लोग हैं उन सब की बात करने लग जाता है ये। बट अगर ये नाउन बन भी गया है तो जो मेन वर्ड है वो तो एडजेक्टिव ही है ना, और एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगाने की परमिशन है नहीं, तो यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाएगा और यहाँ पे भी रॉन्ग हो जाएगा। डैट मीन्स अब इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे? तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाना पड़ेगा, कुछ ऐसा, द बिहेवियर ऑफ द रिच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द पुअर। मतलब जो अमीर लोगों का व्यवहार होता है वो अलग होता है गरीब लोगों के व्यवहार से। सो एडजेक्टिव्स में एपोस्ट्रोफी एस आप नहीं लगा सकते। आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन में ही लगेगा, और उसके बाद जो पोजेशन आएगा वो भी नाउन होना चाहिए। एक और कंडीशन देखते हैं, जॉन्स रन एंड स्विम आर इम्प्रेसिव। सुनने में ही ऑकवर्ड है, हालांकि ये फिर भी हम कंसेप्चुअली चलें तो ये जो रन एंड स्विम है ये वर्ब है, क्रिया है। और जैसा कि हमने अभी अभी पढ़ा कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा आप किसी भी चीज़ में एपोस्ट्रोफी नहीं लगा सकते, और दूसरी बात, जिस पर पोजेशन दिखा रहे हो वो भी नाउन होना चाहिए। तो जॉन तो चलो नाउन है, उसमें एपोस्ट्रोफी एस करेक्ट है, पर एपोस्ट्रोफी एस जिसमें लगा रहे हैं और जिस चीज़ के लिए पोजेशन दिखा रहे हैं वो नाउन नहीं है, वर्ब है। तो एपोस्ट्रोफी एस के बाद वाला जो शब्द है वो भी नाउन ही होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब कैसे बन सकता है पोजेशन? तो ये सेंटेंस भी गलत होता है।
अब वर्ब को नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, आईएनजी लगा दिया जाता है तो वो नाउन बन जाता है, जिसे ग्रामर की लैंग्वेज में जेरेंड भी कहते हैं। जेरेंड को हम आगे आने वाले वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर इसको करेक्ट करना हो तो कुछ ऐसा होगा, जॉन्स रनिंग एंड स्विमिंग आर इम्प्रेसिव। तो अब ये जो रनिंग एंड स्विमिंग है यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहे हैं, और क्योंकि दो सब्जेक्ट हैं इसलिए यहाँ पर इम्प्रेसिव के पहले जो आर लगा है वो प्लूरल में है। आई होप आपको केसेस समझ में आए होंगे, खास तौर से जेनेटिव या पजेसिव केस जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस एग्जामिनर बना लेता है। अब अपने आप को टेस्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके सामने, आप वीडियो को पॉज करिए और पहले खुद से ट्राई करिए कि किस क्वेश्चन में क्या एरर है और इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। उसके बाद आप आंसर टैली कर सकते हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं। दिव्याज कार्स कलर इज़ वेरी नाइस। हम कहना चाह रहे हैं दिव्या की कार का कलर बहुत अच्छा है, मतलब बात हो रही है कलर की। कलर किसका, कार का। कार किसकी, दिव्या की। तो अभी अभी हमने सीखा कि एक ही सेंटेंस में लगातार एक से ज़्यादा एपोस्ट्रोफी आप नहीं लगा सकते, तो हमें क्या बोलना चाहिए था, द कलर ऑफ दिव्याज कार इज़ वेरी नाइस, या फिर हम कह सकते थे द कलर ऑफ द कार ऑफ दिव्या इज़ वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वी विल फाइट फॉर विमेन फ्रीडम। बोलने में शायद ठीक लग रहा हो पर कहीं ना कहीं गलत है। हम बोलना चाह रहे हैं कि हम औरतों की आज़ादी के लिए लड़ेंगे, लेकिन जैसा लिखा है उसका मीनिंग तो ये निकल रहा है हम औरतों आज़ादी के लिए लड़ेंगे। औरतों की आज़ादी, पोजेशन दिखानी थी तो एपोस्ट्रोफी इज़ मिसिंग। अब एपोस्ट्रोफी के साथ एस लगेगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये हिसिंग साउंड से ख़त्म नहीं हो रहा है, तो इसमें एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगेगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। रिया एंड प्रिया हस्बैंड्स वर देयर। अब इसमें रिया एंड प्रिया हस्बैंड्स, ध्यान रखिए हस्बैंड्स लिखा है, मतलब एक एक हस्बैंड दोनों के तो होंगे, तब तो प्लूरल है। दैट मीन्स अगर हम सिर्फ प्रिया में एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो इसका मतलब निकलेगा कि रिया और प्रिया के बहुत सारे हस्बैंड्स हैं, जबकि अगर हमें दोनों को दिखाना है कि रिया का एक हस्बैंड और प्रिया का एक हस्बैंड, तो हमें दोनों में ही एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा। इसको आप ऐसे मत सोचिएगा कि रियाज हस्बैंड्स एंड प्रियाज हस्बैंड्स मीनिंग निकलता है, ऐसा नहीं है। रियाज का मतलब रिया के बाद कोई ना कोई नाउन रहा होगा, प्रियाज का मतलब प्रिया के बाद कोई ना कोई नाउन रहा होगा। मतलब रिया का हस्बैंड और प्रिया का हस्बैंड, तो हस्बैंड प्लस हस्बैंड मिलाकर यहाँ पे हस्बैंड्स लिखा गया है और इसके अकॉर्डिंग फिर ये वर लिखा गया है। तो ध्यान रखिए अगर रिया और प्रिया दोनों के एक एक हस्बैंड है तो हस्बैंड प्लूरल में यहाँ पे लिखना होगा। बाकी आपका जो वर लगा है वो रिया प्रिया के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, वो हस्बैंड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। माई काउज टेल इज़ बुशी। अब ये जो माई काउज टेल इज़ बुशी है ये लिविंग भी है, एपोस्ट्रोफी एस भी करेक्ट लगा है और हिसिंग साउंड का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब ये सेंटेंस होता है हमारा बिल्कुल करेक्ट, देयर इज़ नो एरर। हाँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, द टेल ऑफ माई काउ इज़ बुशी, तो ये भी करेक्ट हो जाता है और ये भी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। वी विल गो टू चिल्ड्रन पार्क। अब सुनने में शायद ठीक लगे बट हम बच्चों पार्क नहीं जा रहे हैं, हम बच्चों के पार्क जा रहे हैं, तो वी विल गो टू चिल्ड्रंस पार्क। और याद रखिए चिल्ड्रन प्लूरल है और एपोस्ट्रोफी एस दोनों ही लगेगा इसमें। अगले सेंटेंस पे आते हैं। माई फ्रेंड्स बिहेवियर्स इज़ नॉट नाइस। अब ध्यान रखिए पहली चीज़ तो फ्रेंड यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है, साथ ही साथ वो एस से ख़त्म हुआ है और हिसिंग साउंड से भी ख़त्म हुआ है, तो एक गलती तो यहाँ पर हम कर रहे हैं कि एपोस्ट्रोफी के बाद एक और एस लगा रहे हैं। दूसरी बात, जो बिहेवियर्स है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता, तो यहाँ पे हमें दो करेक्शन करने हैं। एक तो एपोस्ट्रोफी के बाद ये एस हटाना है और दूसरा बिहेवियर में से भी एस हटाना होगा। और क्योंकि बिहेवियर हमारा सब्जेक्ट है जो कि अनकाउंटेबल नाउन है, उसके हिसाब से ये सिंगुलर वर्ब हमारी करेक्ट हो जाती है। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। द फैंस ब्लेड इज़ डैमेज्ड। अब ये फैन जो है ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रोफी एस हम लगा नहीं सकते, तो क्या कर सकते थे, हम यूज़ करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ और वर्ड को लिखेंगे ट्विस्ट करके कुछ इस तरीके से, द ब्लेड ऑफ फैन इज़ डैमेज्ड। याद रखिए अगर ब्लेड प्लूरल होता ब्लेड्स तो इसकी जगह पे हमें लगाना होता आर, क्योंकि उसका सब्जेक्ट फैन नहीं है, ब्लेड्स होता। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। राम्स एंड श्याम्स कार वर देयर। अब इस सेंटेंस में करने को तो हम राम में से एपोस्ट्रोफी एस भी हटा सकते हैं या फिर कार में एस भी लगा सकते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए आप करेक्शन कहाँ पर करेंगे। अगर आपने राम में से एपोस्ट्रोफी एस हटाया
तो ये कार वाला कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन फिर ये वर को वॉज भी करना पड़ेगा। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होता, तो आप किस पार्ट में एरर लगाते? राम में से एपोस्ट्रोफी एस हटाते, या कार को कार्स करते, या वर को वॉज करते? तो अगर एक ही पार्ट में एरर निकालने को बोला है तो आप सिर्फ और सिर्फ कार को ही प्लूरल बना पाओगे। दैट मीन्स राम्स एंड श्याम्स कार्स वर देयर। तो अगर आपने कार को प्लूरल किया तो ये राम्स एंड श्याम्स भी करेक्ट हो जाएगा और ये वर तो पहले से ही करेक्ट है। बट अगर आपने यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस हटाने की कोशिश की और इन दोनों को सिंगल पोजीशन दिखाने की कोशिश की तो फिर ये वर वाला पार्ट हमारा सही नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। राम्स वाइफ्स ब्रदर्स आर डॉक्टर्स। मतलब राम की वाइफ के भाई जो हैं वो सारे के सारे डॉक्टर्स हैं। अब वो कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 कितने भी, पर लिखा हमने गलत है क्योंकि मल्टीपल एपोस्ट्रोफीज आर नॉट अलाउड कंटिन्यूसली। तो हमें क्या करना होगा, द ब्रदर्स ऑफ राम्स वाइफ आर डॉक्टर्स। ध्यान रखिए ये आर का सब्जेक्ट कौन है, ब्रदर्स, क्योंकि वाइफ जो है वो यहाँ पे पोजेशन दिखा रही है और राम्स जो है वो जेनेटिव केस कहलाएगा। सब्जेक्टिव केस है आपका ब्रदर्स और ये डॉक्टर्स हो गया आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट सेंटेंस पे बढ़ते हैं। रोहन्स ऑनेस्ट एंड काइंड आर इम्प्रेसिव। अब रोहन्स ऑनेस्ट, ध्यान दीजिए, तो ये जो ऑनेस्ट और ये काइंड हैं ये एडजेक्टिव्स हैं। अगर ये एडजेक्टिव हैं तो जेनेटिव केस के बाद नाउन ही आना चाहिए पोजेशन के लिए, जो कि हम गलत लिख रहे हैं। तो हमें इसको नाउन बनाने के लिए क्या करना होगा, ऑनेस्ट को ऑनेस्टी करना होगा और काइंड को काइंडनेस। तो एडजेक्टिव में कभी कभी नेस लगता है, कभी कभी वाई लग जाता है, तो ये नाउन बन जाते हैं। तो रोहन्स ऑनेस्टी एंड काइंडनेस आर इम्प्रेसिव। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। माई सिस्टर्स परफॉर्मेंस वर एक्सीलेंट। अब यहाँ भी ध्यान देना, एक तो ये प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफी वाला केस यहाँ पे गलत हो रहा है। दूसरी बात, हमारा जो सब्जेक्ट है वो है परफॉर्मेंस, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारी वर्ब भी गलत है। तो इस सेंटेंस में हम 2 चीज़ें सुधारेंगे, एक तो वर्ब की एरर और दूसरा एपोस्ट्रोफी की एरर। तो आंसर हो जाएगा माई सिस्टर्स परफॉर्मेंस वॉज एक्सीलेंट। लास्ट सेंटेंस पे आते हैं। आई एम गोइंग टू अटेंड माई फ्रेंड्स सिस्टर्स मैरिज। मतलब मैं शादी अटेंड करने वाली हूँ, किसकी, मेरे फ्रेंड के बहन की। तो मेरे फ्रेंड के बहन की शादी अटेंड करने वाली हूँ अगर मैं, तो पोजेशन तो हम दिखा रहे हैं लेकिन मल्टीपल दिखा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा, प्रेपोजिशन ऑफ लगाना होगा। और दूसरी सबसे बड़ी गलती हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं मैरिज, जिसका हिंदी मतलब तो शादी ही होता है, लेकिन शादी उन दोनों के बीच में हो रही है, ब्राइड और ग्रूम के बीच में। आप जो अटेंड करने जा रहे हो वो आप वेडिंग अटेंड करने जा रहे हो। यू आर नॉट अटेंडिंग द मैरिज, यू आर अटेंडिंग द वेडिंग। कोई एक इवेंट होता है जिसे आप अटेंड करने जा रहे हो, तो उस इवेंट का नाम वेडिंग है। मैरिज उन दोनों के बीच में जो हो रही है दैट इज़ कॉल्ड मैरिज। तो करेक्शन हमें 2 करने हैं, एक तो प्रेपोजिशन ऑफ लगाना है और दूसरा मैरिज की जगह पर वेडिंग, करेक्ट वर्ड का यूज़ करना है। सो आंसर विल बी आई एम गोइंग टू अटेंड द वेडिंग ऑफ माई फ्रेंड्स सिस्टर। कभी अगर आपने ध्यान दिया हो तो शादी के जो कार्ड आते हैं वो आपके मैरिज कार्ड नहीं होते हैं, वो वेडिंग कार्ड होते हैं, क्योंकि आप जिस इवेंट के लिए इनवाइट कर रहे हो या आपको जो इनवाइट कर रहा है वो वेडिंग पे इनवाइट कर रहा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो। सो यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे नाउन के केसेस। नेक्स्ट वीडियो में हम नाउन के नंबर्स पर डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ भी इसमें समझ में आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग।